तो एक बार पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो मौर्य वंश का जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, ये जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वह 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी जो दूत जो था मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। इसका आंसर है 315 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज जो था वह पाटलिपुत्र 315 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर है सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेल्यूकस था, अर्थात वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर कुल 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका आंसर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है यूनानियों से। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के क्या है? तो प्रशासन का वर्णन का जानकारी मिलता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर आपको मौर्य वंश ने शासन किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक है, इसका आंसर है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह कौटिल्य है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन है वह मेगास्थनीज के विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बना। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राज बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है शिलालेख 13 में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वह शिलालेख 13 में मिलता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है मोगली पुत्र
तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता जो थी मोगली पुत्र ने की थी। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संहिता का जो आयोजन है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संहिता जो थी उसका आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? इसका आंसर है कलिंग। कलिंग युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय जो था परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया कि युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। अशोक का धम्म था, इसका आंसर है नैतिक आचार संहिता। अशोक का जो धम्म था वह नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वह पाटलिपुत्र में था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो इसका आंसर है सर्वप्रथम यात्रा की थी बोध गया में। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम बोध गया में यात्रा की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? इसका आंसर है 10वें वर्ष। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है चंपारण। अशोक के जो स्तंभ लेख है वह बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो कौन से नहीं है? तो पहले है उसको देखेंगे। लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। ये सब क्या है? बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख है। और रुमनी देश से जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त स्तंभ लेख प्राप्त नहीं हुए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो इसका आंसर है लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो इसका आंसर है कुम्हरार पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वह कहाँ है? कुम्हरार पटना में है। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? इसका आंसर है एरियन ने। एरियन जो थे उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहे हैं इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर है फाहियान। फाहियान ने कहा था राजप्रसाद के बारे में कि यह प्रसाद जो है मानव कृति नहीं है, यह देवों द्वारा निर्मित है। किस शासक ने गया के निकट
बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है दशरथ ने। तो जब नागार्जुनी की पहाड़ियाँ जब पूछे तो आपको ये दशरथ ने करवाया था, और जब जो है बराबर की पहाड़ियाँ जब पूछे तो उसने अशोक ने करवाया था। तो नागार्जुनी पहाड़िया के अंतर्गत गुफा का निर्माण जो है, गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था, और बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। अशोक का पुत्र कौन था? दशरथ था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित था। मौर्यकालीन चमार ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई। मौर्यकालीन चमार गहनी यक्षी प्राप्त हुई है। तो मौर्यकालीन चमार गहनी जो यक्षी जो है प्राप्त हुई है, इसे स्त्री रत्न के नाम भी दिया गया। तो दीदारगंज पटना में मौर्यकालीन जो चमार गहनी जो यक्षी प्राप्त हुई है वह दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? इसका आंसर है लोहानीपुर। बिहार में लोहानीपुर पटना से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका आंसर है बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोत्स अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका आंसर है स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोत्स अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। यूनानी दूत डिमोलिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत डिमोलिक्स का आगमन मगध के शासक के दरबार में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका आंसर है भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका आंसर है आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। अशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र।
अशोक की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका आंसर है मेगास्थनीज। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन जो है मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके में जो है सभी कथन सही है। मौर्य प्रशासन जो था केंद्रीकृत प्रशासन था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। ये तीनों जो है अशोक के कथन के संबंध में सही। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने देवनाम प्रिय के नाम से अपने आप को संबोधित किया। धम्म महामाद के कार्य क्या थे? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, ये क्या था? धम्म महामाद के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के क्या कार्य थे? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन तथा राजस्व का विभाग, ये सब जो थे राजयुग के कार्य थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कौटिल्य का भी आता है, पाणिनि का भी आता है तथा उपावर्ष का भी आता है। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। इसका आंसर है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी तथा बराबर की गुफाएं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अशोक की जो धम्म नीति की जानकारी मिलती है वह हमें द्वितीय, 7वें तथा 12 शिलालेख। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? इसका आंसर है नवम शिलालेख। नवम अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका आंसर है आर्थिक संकट। विदेशी आक्रमण शामिल है, अयोग्य शासक शामिल है, प्रांतीय विद्रोह शामिल है। अब आते हैं मौर्योत्तर बिहार के बारे में। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासनकाल जो है 185 से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था, इसका आंसर है पुष्यमित्र। शुंग जो था शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? इसका आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो था पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। ये इसलिए क्या था क्योंकि पुष्यमित्र ने
ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। पुष्यमित्र जो था ब्राह्मण धर्म का उद्धार किया था तथा जो बौद्धों थे उनके साथ उत्पीड़क व्यवहार किया था। ये कुक्कुटराम विहार क्या था? एक बौद्ध विहार था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आगमन किस वंश के शासन के समय में हुआ था? इसका आंसर है शुंग वंश के। पाटलिपुत्र पर यवन जो था डेमेट्रियस जो था उसका आगमन किसके शासनकाल में हुआ? तो शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आगमन हुआ था। इसका आंसर है 185 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का जो आक्रमण हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। इसका आंसर है पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने मगध में सर्वप्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर है कानव वंश। शुंग वंश के पतन के बाद जो है मगध पर कानव वंश का शासन स्थापित हुआ। कानव वंश का शासन जो है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा। कन्नौ वंश का संस्थापक जो था कौन था? इसका आंसर है वसुदेव। कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कन्नौ वंश की स्थापना की। कानव वंश की सत्ता समाप्त की। तो इसका आंसर है आंध्र सातवाहनों ने। आंध्र सातवाहनों ने कानव वंश की सत्ता समाप्त की, अर्थात कानव वंश को हटाकर सातवाहनों ने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो इसका आंसर है मित्र वंश। कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए, मतलब कानव वंश जो जब चल रहा था उसी समय पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश के राजा ने शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है बोधगया। बोधगया से शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका आंसर है अश्वघोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है सी हर्जक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कानव। इसे हम हर्जक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कानव। शुंग वंश की राजधानी थी। इसका आंसर है पाटलिपुत्र। शुंग वंश की जो राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कानव वंश की राजधानी थी, इसका आंसर भी है पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर है आपको कलिंग शासक ने खारवेल पर मगध पर आक्रमण कब किया? तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है अंग एवं मगध से। कलिंग नरेश जो था खारवेल, उसने कहां से कीमती उपहार तथा कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था।
उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। इसका आंसर है लिच्छवियों का। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासक जो है लिच्छवियों का रहा। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? इसका आंसर है कनिष्क। अश्वघोष को आश्रय देने वाला, प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। वहां हम पढ़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यह है गुप्तकालीन बिहार में चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। इसका आंसर है 320 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को तथा गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। इसका आंसर है पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसका आंसर है गुप्त। गुप्त वंश के शासन के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। इसका आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो इसका आंसर है गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका आंसर है 3 साल। चीनी यात्री जो फाहियान जो था वह 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत पर भ्रमण आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध जो था किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था।
गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? इसका आंसर है शाहाबाद। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की जो मूर्ति है वह शाहाबाद से प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से बिहार में 7.5 फीट ऊंची जो है बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र से अंकित जो है आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल के दौरान राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था। ये तोर भुक्ति आधुनिक जिसे दरभंगा कहते हैं उसका राजपाल कौन था? तो इसका आंसर है गोविंद गुप्त। हम पहले दरभंगा को जो आधुनिक आज दरभंगा कहते हैं उसका नाम था तोर भुक्ति। उसका जो राजपाल था गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। इसका आंसर है नालंदा। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान जो था भारत आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका आंसर है फाहियान। फाहियान ने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त में भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। गुप्त वंश का गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो गुप्त संवत का आरंभ जो है 320 ईस्वी में होता है। गुप्त संवत का जो आरंभ है 320 ईस्वी में होता है। 320 ईस्वी में होता है। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय जो है किस गुप्त सम्राट ने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? तो इसका आंसर है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता जो था हरिसेन था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा हमें है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति में उसके विजय अभियानों का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण थे? तो इसका आंसर है हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक
मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो इसका आंसर है नरसिंह गुप्त। मगध पर मिहिर कुल का जो आक्रमण हुआ था वह नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। इसका आंसर है वराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर है कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त 3। मगध के कुमारगुप्त 3 ने परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? इसका आंसर है दामोदर गुप्त। मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? इसका आंसर है माधवगुप्त। हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि जो है माधवगुप्त को बनाया था। हर्षवर्धन की मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। जब हर्षवर्धन मर गए तो बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो इसका आंसर है आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका आंसर है आदित्य सेन। तो मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने आयोजन किया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसका आंसर है जीवितगुप्त 2। मगध के जो परवर्ती गुप्त वंश थे उसका अंतिम शासक जीवितगुप्त 2 थे। कनौज के शासक ने जीवितगुप्त 2 की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? इसका आंसर है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त के बारे में कहा गया है कि यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। ए में है हर्षगुप्त और यहाँ पे इसका ये है, तो इसका आंसर है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो है किसका? वीर योद्धा। हर्षगुप्त की उपाधि क्या थे? वीर योद्धा था। कुमारगुप्त को महाराजा धीराज कहा जाता था। कुमारगुप्त को जो है महाराजा धीराज कहा जाता था। इसके बाद जीवितगुप्त जो है राजाओं में सिरमौर कहा गया तथा आदित्य सेन को परम भट्टा कारक महाराजा धीराज कहा गया। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? इसका आंसर है जीवितगुप्त। मगध के जीवितगुप्त परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट हिमालय के शत्रुओं को जीता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसका आंसर है आदित्य सेन। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से की भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर है आदित्य सेन। आदित्य सेन के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन ने भारत की यात्रा की थी। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है?
तो इसका आंसर है पहले कृष्णगुप्त, इसके बाद हर्षगुप्त, जीवित कृष्ण हर्ष जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन। अब आते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। चीनी यात्री जो इत्सिंग था बिहार का भ्रमण जो है 673 ईस्वी में किया। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की थी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है नालंदा। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है डी नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? तो इसका आंसर है 635। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा जो है 635 ईस्वी में की। बोध गया के महाबोधि बीज को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर है शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था।